सर आप जीजीटीयू के संस्कृत विभाग में उप कुल सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। सर नई शिक्षा नीति अपने जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए किस तरह लाभकारी होगी सर? सौंदर्य की लहरी है। भगवती त्रिपुर सुंदरी के न सिर्फ सौंदर्य का बहुत उत्कृष्ट भव्य वर्णन किया है, एक कारुणिक स्तुति है शिखरणी छंद में, लेकिन इसके जो 41 श्लोक हैं वो आनंद लहरी कहे जाते हैं। आनंद लहरी का तात्पर्य है कि उसमें आनंद स्रोत बहता है। सर आपने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है, वहाँ संस्कृत को लेकर विदेशी विद्वानों की क्या दर? नई शिक्षा नीति न कहकर इसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, द संदीप शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षा जगत के एक सम्मानित और प्रेरणादायक शख्सियत, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के उप कुल सचिव प्रोफेसर राजेश जी जोशी। राजेश जी जोशी न केवल एक शिक्षाविद हैं, बल्कि संस्कृत साहित्य और शोध कार्यों से जुड़े रहते हुए समाज और युवाओं को नई दिशा देने का सतत प्रयास कर रहे हैं। इनकी यात्रा बचपन से लेकर शिक्षा, संस्कृत शोध कार्य, समाज सेवा और युवा मार्गदर्शन तक हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं। तो आइए आज हम जानेंगे प्रोफेसर राजेश जी जोशी के अनुभव, विचार और उनके जीवन से जुड़ी अनमोल सीख। सर आपका इस शो में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। सर हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बचपन और अपने परिवार की स्थिति कैसी थी वो हमारे दर्शकों को बताएं सर। मैं राजेश जोशी, संस्कृताचार्य, अभी गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त हुआ हूँ और उपकुल सचिव का दायित्व मुझे मिला है। आपको बचपन के कुछ संस्मरण सुनाता हूँ। संघर्ष किसके नहीं होता है। बचपन में संघर्ष किए बिना जीवन फलता भी नहीं है, पुष्पित पल्लवित भी नहीं होता है। तो मेरा अपना परिवार बड़ौदिया में एक सामान्य कृषक परिवार से जन्मा हूँ मैं। दादा दादी, माता पिता के लालन पालन में, उनके धर्मभीरु स्वभाव में, उनके काम में हाथ बटाते हुए मवेशी को चरवाहे तक छोड़ना, वापस लाना, खेती के काम करते हुए, आनंद लेते हुए पढ़ाई करी है। और 11वीं तक की परीक्षा नियमित अध्ययन और उसके बाद 12वीं से लेकर 2010 तक की 1996 में मेरा एमए हुआ था। 97-98 में नेट और स्लेट की परीक्षा पास करने के बाद 1998 में गोविंद गुरु जन राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हुआ था। और उसके बाद 2008-09 में भगवती त्रिपुर सुंदरी विषयक पीएचडी कार्य करते हुए उस पर विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त हुई। तो इस बीच एक ग्रामीण जीवन से निकलकर उच्च शिक्षा के इस पायदान पर बहुत अच्छे जीवन के मधुर अनुभव हैं। प्रकृति में जीवन रहा है, खेतों का काम करते हुए, घर का काम करते हुए यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आपकी शिक्षा यात्रा कैसी रही सर, और इसमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर? संदीप जी, मेरी शिक्षा यात्रा यूँ कहे तो मुझे 11वीं तक गुरुजनों का सानिध्य मिला, लेकिन उसके बाद जब मैं छोटी उम्र में ही विद्यालय में लग गया था, तृतीय श्रेणी अध्यापक जी, तो मैंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं पाठी यात्रा शुरू की और संस्कृत स्वयं शिक्षक पुस्तकें मंगवा करके, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तकें मंगवा करके जी, प्रौढ़ रचनावत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पुस्तकों से अपनी स्वयं की पढ़ाई प्रारंभ की जी। और संगीत, संस्कृत और कंप्यूटर, इन तीनों में बिना कोई पारंपरिक शिक्षा लिए, एक जिसे हम कहते हैं ईश्वर प्रदत्त कहीं न कोई नेमतें होती हैं, तो उस पर मेहनत करते हुए आगे बढ़े हैं जी। और ये मुकाम पाया है। सर आप जीजीटीयू के संस्कृत विभाग में उप कुल सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। सर नई शिक्षा नीति अपने जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए किस तरह लाभकारी होगी सर? नई शिक्षा नीति न कहकर इसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहेंगे। जी बिल्कुल। एनपीई और एनईपी जी, 1986 की जो शिक्षा नीति थी वो एनपीई थी, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जी सर, जो एक तरह से पूरी तरह से रटन प्रणाली पर आधारित थी। मैकाले शिक्षा पद्धति थी जिसमें भारत का कहीं एक अस्तित्व होना चाहिए, भारत केंद्रित,
राष्ट्र केंद्रित वो नहीं था, उन तमाम जो बातें हैं उनको पूरा किया गया है इस जी। एनईपी में, जी जी क्योंकि एनईपी का मतलब है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी। जी के कस्तूरी रंगन जी इसके अध्यक्ष थे जी जी इस डॉक्यूमेंट के। जी तो बहुत ही अच्छा है, भारत और छात्र केंद्रित केंद्रित यह शिक्षा नीति बनी जी और ये भविष्य के लिए, ये भविष्य के भारत की कुंजी है। बहुत मेहनत करके रची गई है। इसके परिणाम 20-25 वर्षों बाद जिस विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं जी। वो हमें अवश्य मिलेंगे। जी हाँ सर, आपने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि आपने त्रिपुरा सुंदरी जी पर अपना एक स्त्रोत पर अपना वो किया है, तो सर अब भगवती त्रिपुरा सुंदरी स्त्रोत का क्या महत्व है? देखिए, हमारी संस्कृत हमारी भारत की आत्मा है, एक भाषा ही नहीं है, भारत की आत्मा है। जी और संस्कृत है तो भारत है, और भारत है तो संस्कृत है। तो 2006 की बात करता हूँ, जब मैं बांसवाड़ा में शंकराचार्य जी आए थे जी और उनसे मैंने भगवती त्रिपुर सुंदरी विषय कुछ साहित्य के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की थी। उन्होंने दक्षिण भारत में आने के लिए कहा। वहाँ चतुष्पीठाधीश शंकराचार्य का एक कार्यक्रम था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे बहुत साहित्य मिला। यहाँ मंदिर और मूर्ति के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जब श्रृंगेरी इत्यादि स्थलों पर जाकर वहाँ से संपन्न साहित्य मिला और उसे जब पढ़ा तो ज्ञान चक्षु खुल गए, क्योंकि असल में ये पूरा विज्ञान है। जी त्रिपुर सुंदरी विज्ञान है, श्री विद्या है। ये साधना जो श्री यंत्र की, श्री चक्र की साधना है, वो बाहरी साधना है। जी और बाहरी साधना के बाद वो देह में वो श्री चक्र की उद्भावना होती है, जी। जहाँ हम अपने षट चक्रों को, षट चक्र का तात्पर्य है हमारे जो ग्लैंड्स हैं, 6 ग्लैंड्स है, पावर स्टेशन है, मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक के, जी। उनको जगाने का जो रसोत्पादन की शक्ति है, जो हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं हो तो व्यक्ति मरने का मन करता है व्यक्ति को, किंतु ये हार्मोन अगर अच्छे उत्सर्जित हो तो व्यक्ति विश्व विजय का सपना देखता है। जी बिल्कुल। सर, आपने सौंदर्य लहरी का संगीतमय गान किया, संगीत और संस्कृत का यह मेल कैसे हुआ सर? ये अच्छा प्रश्न है आपका संदीप जी। मैं इस सौंदर्य लहरी पर जब स्तोत्रों पे यात्रा शुरू करी तो सबसे पहला स्तोत्र मुझे सौंदर्य लहरी मिला। भगवती त्रिपुर सुंदरी की कालजयी स्तुति है सौंदर्य लहरी। आदि शंकराचार्य जी को 41 श्लोक मिले थे कश्मीर में, जी ऐसा माना जाता और कहा जाता है कि उनको वो जो 41 श्लोक मिले थे उसके बाद उन्होंने उसमें उसको शती के रूप में पूरा किया, 100 श्लोक किए। इसलिए सौंदर्य लहरी को सौंदर्य की लहरी है। भगवती त्रिपुर सुंदरी के नक्सित सौंदर्य का बहुत उत्कृष्ट भव्य वर्णन किया है। एक कारुणिक स्तुति है शिखरणी छंद में। लेकिन इसके जो 41 श्लोक हैं वो आनंद लहरी कहे जाते हैं। आनंद लहरी का तात्पर्य है कि उसमें आनंद स्रोत बहता है। ये जो मैंने अभी 6 चक्रों की बात की, उनके एक एक श्लोक मूलाधार से आज्ञा चक्र और ऊपर सहस्त्रार चक्र तक की साधना के एक एक जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, वो एक एक ग्रंथ के समान है। एक श्लोक एक एक ग्रंथ के समान है। तो कैसे हम उन श्लोकों के माध्यम से उन चक्रों की साधना करें और हम जीवन में आनंद, आध्यात्मिक अनुशासन से आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करें। यह है सौंदर्य लहरी। जब मैंने प्राप्त करी तो भगवान ने कुछ गला दिया था गाने का, बचपन से ही गुनगुनाने का। संतों के सानिध्य में एक हारमोनियम प्राप्त हो गया था मुझे छोटी उम्र में। जी तो बड़ौदिया में संत आए, पधारे थे, वो हारमोनियम छोड़ गए थे। हम दूसरी बार आएंगे, हारमोनियम लेके जाएंगे। मेरे पिताजी ने उनकी बड़ी सेवा की थी। जी बिल्कुल। महीना भर तक रहे थे गांव में, बड़ौदिया में। तो वो हारमोनियम बजाते हुए बाद में 2-3 वर्ष तक वो हारमोनियम, मैंने संगीत क्या मालूम, वहाँ संगीत उन्हीं की देन, उन संतों की देन है। तो संगीत की यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे विद्यालय प्रवृत्तियों में भाग लेते हुए फिर संगीत की यात्रा ऐसी शुरू हुई कि आज यूट्यूब पर मेरे सौंदर्य लहरी स्तोत्र को 3 लाख लोगों ने पसंद किया है। बहुत अच्छा, उस पर मुझे उत्साहित करने वाला उनकी टिप्पणियां मिली हैं। खास करके दक्षिण भारत से बहुत कमेंट्स आते हैं उस पर। जी सर, किस नाम से सर आपका यूट्यूब चैनल? सौंदर्य, मेरे नाम से ही, राजेश जोशी। जी बिल्कुल सर। सौंदर्य लहरी। कोई भी आप स्त्रोत की कुछ 2 लाइन अगर अपन सुना सके। स्तोत्र की पंक्तियां जरूर सुनाऊंगा मैं। देवे अपराध क्षमापन स्तोत्र भी शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है। जी और हम माता गुरु तरा भूमि, इस धरती को, हम भारत को माँ कहते हैं, भारत माता। जी तो हम आज के युग में कहेंगे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो एक श्लोक है उसका शिखरणी में, वो भी। जी बिल्कुल सर।
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदन्नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बहुत सर, आपने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है। वहाँ संस्कृत को लेकर विदेशी विद्वानों की क्या धारणा? देखिए, इस समय संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पसंद की जाने वाली भाषा है। यदि हम कंप्यूटर में शुद्ध भाषा के तौर पर यदि प्रश्न पूछे तो गूगल संस्कृत का ही उत्तर देता है। तो भारत में जो नेगेटिव विमर्श चलाने वाले लोगों ने संस्कृत को मृत भाषा कह दिया, जबकि इस समय करोड़ों लोग संस्कृत बोल रहे हैं। और जब शोध की आधुनिक समस्याओं की बात आती है, जब इस समय धरती पर प्रलयंकारी आपदाएं आ रही हैं समूचे देशों में, जी बिल्कुल, ये जलवायु परिवर्तन के कारण, जी बिल्कुल सर। दरकते पहाड़, पिघलते हिमशैल, तो इसके बीच में इस जलवायु परिवर्तन की आहट से जो खतरा धरती की उम्र घटती हुई दिखाई दे रही है, इसके बीच में हम संस्कृत में ही वो संभाव्यता देखते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार साल से जो त्याग, तपस्या और तपोवन की संस्कृति में पल बढ़कर जो साहित्य रचा है, जी बिल्कुल, जो कालजयी साहित्य दिया है, उसको लेकर के भारत जितना चिंतित नहीं है, विदेशी लोग उतने चिंतित है कि भारत इस संस्कृत के आधार पर, इन वैदिक वांग्मय, इन प्राच्य शिक्षाओं के आधार पर विश्व को अवश्य दिशा देगा, पथ प्रदर्शन करेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जर्मनी और अमेरिका आदि देशों में, खास करके जर्मन में, यूरोप में, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष पर बहुत ज्यादा शोध हो रहा है। जी। भारत में कम हो रहा है, जर्मनी में ज्यादा हो रहा है संस्कृत का शोध। बिल्कुल, योग और आयुर्वेद पर संस्कृत का शोध वहां ज्यादा हो रहा है, हमसे ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने बताया, तो सर कहीं न कहीं संस्कृत भारत से शुरू हुई, जी। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी। पर आज उसका जो ज़्यादा, जैसे कि आपने अभी बताया कि जर्मनी में इसका शोध ज़्यादा हो रहा है, तो आज की नई पीढ़ी संस्कृत से दूर होती जा रही है। तो आप उन्हें इससे जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अंग्रेजी के 4 अक्षर पढ़ लिख करके आप बहुत ज़्यादा गर्व न करें, आसमान में नहीं उड़े, धरती पर चलें। हमारी मातृभाषाएं हैं तो हमारा अस्तित्व है, हमारे देश का अस्तित्व, हमारी संस्कृति का अस्तित्व है। जी। अस्तित्व है। संस्कृति संस्कृत आश्रिता, ये संस्कृति है वो संस्कृत आश्रित है। युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा, प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा का कॉन्सेप्ट अनिवार्य कर दिया है। जी बिल्कुल। पढ़ाई मातृभाषाओं में होगी, इसलिए हिंदी संस्कृत पढ़े बिना हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम आगे जाकर के पढ़ाई करें, अंग्रेजी में पढ़ाई करें, जी जी अवश्य। इससे जी अविद्या, इसको अविद्या कहा है हमारे ऋषि मुनियों ने, जी, जी। संदीप जी। जी अविद्या का तात्पर्य है मटेरियल साइंस से। जी बिल्कुल। मटेरियल साइंस है, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कीजिए, साइन कॉस टेन बेस्ड जो हमारी विज्ञान की पढ़ाई है उसे कीजिए, तकनीकी पढ़ाई कीजिए, डॉक्टर बनिए, किंतु लक्ष्य हमारा विद्या होना चाहिए। जो अधिकांश विश्वविद्यालयों का ध्येय वाक्य है, अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। इसका तात्पर्य है कि हम अपना भौतिक जीवन का कायाकल्प करें, अच्छी सैलरी प्राप्त करें, अच्छी नौकरी प्राप्त करें, किंतु हमारा लक्ष्य विद्या होना चाहिए। और वो विद्या अध्यात्म है भारत का, वो स्पिरिचुअल साइंस है। उसको पढ़े बिना, उसे समझे बिना हमारी अविद्या है, हमारी जो मटेरियल साइंस है वो फेल है। आज जो समस्या आ रही है उसके मूल में, जड़ की समस्या है वो ये है कि हम अपने स्पिरिचुअल साइंस को हम भूलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर आपने जैसे कि बात की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में संस्कृत भाषा के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? ये भी बड़ा आपका बहुत अच्छा प्रश्न है संदीप जी। एनईपी में अभी मैंने मातृभाषाओं की बात करी। जी जी जी। तो हमारी प्रादेशिक भाषाएं भी सुरक्षित रहेंगी, किंतु मैं भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आईकेएस एक सिस्टम लागू हुआ है,
एनईपी के तहत, जी एनईपी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय का एक प्रकल्प चल पड़ा है जिसका नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा। जी और भारतीय ज्ञान परंपरा भारत की उस प्राचीन भव्यता, वैज्ञानिकता के उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, बिंदुओं को साथ लेकर चल रहा है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें भारत के ऋषि मुनियों ने जो शोध किए हैं, जो आविष्कार किए हैं, जी जीव सृष्टि कल्याण के लिए जो उन्होंने चिंतन किया है, समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, केवल भारत की नहीं, देशों की नहीं, वो महाउपनिषद का जो हमारा एक उक्ति है जिसको G20 शिखर सम्मेलन में सरकार ने ध्येय वाक्य के रूप में रखा था, वसुधैव वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। जी तो ये जो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये जो थीम था उस शिखर सम्मेलन का, उसको पूरे विश्व में भारत ने अध्यक्षता करते हुए, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अपनी एक जो निश्चित थीम है, उद्देश्य उसको रखा है जी कि आगे आने वाला समय कैसा है, हमें किस प्रकार का व्यापार करना है, किस प्रकार का विकास करना है। जी बिल्कुल तो कार्बन उत्सर्जन को लेकर भारत ने विगत जलवायु सम्मेलनों में जितनी चिंताएं की और जो मसौदे तैयार किए, उसको विश्व के विकसित देशों ने नहीं माना। वे कार्बन उत्सर्जन को घटाने को तैयार नहीं है, और जो विकसित विकासशील देश हैं उन पर थोपा जा रहा है कि तुम अपना कार्बन उत्सर्जन कम करो। तो इस वजह से ये जो जलवायु परिवर्तन पर जो जो सम्मेलन हुए हैं वह सफल नहीं हो सके हैं। समान रूप से सभी अगर एक भारत के निर्देशन में जो एक योजना बनी है, जी सर तो जिसे हम कहते हैं सर्वसमावेशी विकास, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए, जल जंगल और जमीन की सुरक्षा करते हुए हम विकास की बात करें तो ये सातत्य बना रहेगा। जी बिल्कुल। सर आज के युवा पीढ़ी के लिए स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है? कौशल की बात करें तो कौशल के बिना तो कुछ है ही नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कौशल संपन्न युवा ही देश का भविष्य है। जी कौशल से मतलब है हुनर, वो आपकी उस, अंग्रेजी में हम स्किल शब्द यूज करते हैं, जी पर इसको मैं समझाऊं आपको कि कम समय में, कम पैसे में और कम परिश्रम में कोई काम अच्छा हो जाए पूरी सफलता के साथ, उसको कौशल कहते हैं। तो सरकार ने अभी एनईपी के तहत 6ठी से 8वीं की पुस्तकों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं, स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। जी 9वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया है और इंटर्नशिप की ट्रेनिंग उसमें शामिल है। तो प्रारंभ से ही, 6ठी से ही बच्चा कमाने की, उसके अंदर एक हुनर पैदा करने की जी प्रवृत्ति आएगी। तो ये गुजरात में जो हम देखें कि डिपेंडेंसी नहीं है सरकारी तंत्र पर, हमारे यहाँ राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर के पूरा तंत्र लग जाता है, और जब बाद में पता चलता है कि पेपर आउट हो गया या वो बाहर आ गया तो बड़ा दुख होता है। उस समय लाखों की लाइन लगी हुई है केवल शिक्षक बनने के लिए। नई शिक्षा नीति बहुत बड़ा स्वप्न लेकर आई है, कोई भूखा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल स्किल ओरिएंटेड सरकार ने 1300 स्टार्टअप्स शुरू किए हैं। अभी उनमें 300-400 स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं जो देश में तेजी से चल रहे हैं। जी युवाओं को उनकी ओर आना ही होगा, इन स्टार्टअप्स की ओर। जी ये स्किल आधारित स्टार्टअप्स हैं। यदि इसकी ट्रेनिंग लेकर के सरकार इसके लिए बिना ब्याज का ऋण दे रही है, इंटर्नशिप करा रही है, इससे युवा रोजगार और उनकी शिक्षा प्राप्त करेगा और देश हमारा तरक्की की ओर बढ़ेगा। जी सर विश्वविद्यालय स्तर पर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है? बांसवाड़ा वागड़ हमारा शस्य श्यामल है, समृद्ध है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी हैं। यहाँ के युवाओं को विश्वविद्यालय की योजनाओं से जोड़ने के लिए अभी ही इसी महीने जी हमारे कुलगुरु महोदय के द्वारा कौशल एवं उद्यमिता एक सेल, एक प्रकोष्ठ गठित किया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर। तो उसका समन्वयक भी मैं ही हूँ जी एनईपी का, और भारतीय ज्ञान परंपरा का भी दायित्व तो मुझे ही मिला है। तो मैं और मेरे साथी डॉक्टर शफकत राणा जी, हमने योजना बनाई है कि हमारे यहाँ RSMW मयूर मिल की जो इकाइयाँ काम कर रही हैं, जी सर। हम उनसे बात करके हम यहाँ प्लेसमेंट सेल
प्रकोष्ठ गठित करेंगे, जी जी शिविर करेंगे, प्रदर्शनियां आयोजित करेंगे वर्ष में। और जो छात्र यूजी करके निकल रहे हैं, पीजी करके निकल रहे हैं, उन्हें हम टेक्नोलॉजी के साथ स्किल का सर्टिफिकेट देते हुए उनके प्लेसमेंट में हम मदद करें और उन्हें इन स्किल ओरिएंटेड पाठ्यक्रमों से परिचित कराएं ताकि वो रोजगार पा सके। तो हमारा उद्देश्य है उद्यमिता के क्षेत्र में हम उन्हें वो सपना दिखाएं कि वो कुछ करें, कुछ नया करें। आज खेती से लेकर के फसल, बागवानी और जो छोटे छोटे ये जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग प्रारंभ किए जा रहे हैं, जी उसमें थोड़ी सी अगर स्किल डाल दी जाए अगर उसी को, तो सोना वो सुहागा बन जाएगा। जी तो वो जैसे कहते हैं खरीदार जो ढूंढता हुआ आएगा, आपको बेचने की जरूरत नहीं है, वो आपका पता लेकर के आपके पास आएगा कि ये चीज कहाँ मिल रही है। जी बिल्कुल। ये समय की मांग है। थोड़ा सा इस पे ये कंप्यूटर का जो नवाचार है, हम कहें कि इसे तकनीक कौशल के साथ थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम इसको, समाज कैसा चाह रहा है, लोग कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, इस पर ध्यान देंगे तो हम जो चीज बनाएंगे वो लोग आपके पास खरीदने के लिए आएंगे, बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल सही बात। सर अपने जीजीटीयू यूनिवर्सिटी से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जुड़े हुए हैं। तो अगले 5 वर्षों में जीजीटीयू के माध्यम से इस क्षेत्र में क्या बदलाव हो सकते हैं? फिर अभी जो बात हुई वही है जी कि सरकार ने बहुत अच्छा रोड मैप प्रस्तुत किया है। युवाओं के लिए ये आह्वान करता हूँ कि वे केवल पारंपरिक शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दें। ये जो ई लर्निंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, जी दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है वह, तो हमें तकनीक नवाचार को अपनाना पड़ेगा। आज पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई का पारंपरिक तरीका ठीक है, अपनी जगह वो श्रेष्ठ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जी किंतु आज गूगल पर इतना कंटेंट उपलब्ध है कि मैं जैसे संस्कृत की बात करूं तो मैं कोई श्लोक ढूंढता हूं तो 2-4 अक्षर टाइप करते ही श्लोक आ जाता है मेरे सामने। मुझे पुस्तक लाइब्रेरी में जाकर पुस्तकों में ढूंढने पर 1 घंटा लगता है, और गूगल में मुझे महज 5 मिनट, 2-4 मिनट में मुझे वो कंटेंट मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो मेरी प्रवृत्ति होनी चाहिए, मेरी रुचि होनी चाहिए कि मैं अपना समय अकादमिक के लिए मैं क्या देखूं, क्या पढूं, क्योंकि मोबाइल लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, डिजिटल जी जी साक्षरता, जी डिजिटल सतर्कता। जी लेकिन आज का ये समय युवाओं को खास करके बहुत सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, जी बिल्कुल। क्योंकि आप युवा हो रहे हैं तो आपका शरीर भी युवा हो रहा है, तो आपका मन चंचल है, वह विषय वासनाओं में भटकता है। अपने आप को ब्रह्मचर्य का जो 1 से 25 वर्ष का समय है, आप हमारे ऋषि मुनियों के उस समय का सम्मान कीजिए। विवाह का समय जो आएगा, वैवाहिक जीवन, लेकिन उसके पहले का ये जो समय है उसमें आप पूरी तरह से सत्व गुण पर ही रहें, रज और तमस की ओर न जाएं। तो वरना आज कल एआई टूल्स लग गए हैं जी बिल्कुल। कि आपने 10 सेकंड अगर आपकी नजरें ठहर गई किसी कंटेंट पर, तो महीनों तक आपके मोबाइल में वही आएगा वही है, और आप लक्ष्य से भटक जाएंगे, भटक। खत्म। और आपको वो जो विषय वासनाओं का, भोग का, या कहें कि हम एक सीधे शब्दों मुझे कहना चाहिए, जो चीज आपको नहीं देखनी चाहिए थी, नहीं पढ़नी चाहिए थी, वही कंटेंट आपके पास आएगा और आपका बहुमूल्य समय, बेशकीमती समय चला जाएगा जो फिर लौट के नहीं आएगा। जी बिल्कुल। सर भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आज के बदलते समाज में बनाए रखने के लिए युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए संदीप जी, संस्कृत को लेकर बोलने का गौरव अनुभूत होना चाहिए, करते भी हमारे युवा। इस समय लाखों संस्कृत संभाषण के ऐसे शिविर चल रहे हैं, विदेशों में भी चल रहे हैं। कई देशों में संस्कृत भारती संस्कृत संभाषण शिविर चला रही है। तो हिंदी, संस्कृत और हमारी प्रादेशिक भाषाओं के प्रति गौरव होना चाहिए। कहीं अंग्रेजी के मायाजाल में और कोचिंग क्लासों के उस मकड़ जाल में फंस करके युवा अपना भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, क्योंकि 2019 से 2021 के बीच एक सर्वे आया है जिसमें भारत में 35,000 विद्यार्थियों ने, छात्रों ने, पढ़ने वाले सुसाइड किया है, आत्महत्याएं की है। तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि संस्कृत जैसे विषय होते हुए जो हमारे यहाँ हार्मोन रिलीज कैसे होते हैं, कैसे म्यूजिक थेरेपी काम करती है, कैसे संस्कृत संगीत का आपस में पूरक योगदान है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। संस्कृत है तो संगीत है, संगीत है तो संस्कृत है। तो
मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ कि संस्कृत के प्रति आपके मन में एक विशिष्ट श्रद्धा होनी चाहिए कि भारत की विशिष्ट भाषा है, भारत की अपनी पहचान है संस्कृत, उसकी आत्मा है भारत की। उसके मूल में अनेक ऐसे आर्यभट्टीय सिद्धांत हैं, पराशर मुनि के ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने हजारों वर्ष पहले ऐसा उत्कृष्ट काम किया है जिसको लेकर हम गर्व गौरव कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय जी ये जिसको पाइथागोरस के नाम से कह दिया, लेकिन ये प्रमेय बोधायन शिल्प सूत्र में भारत में उपलब्ध है जी हजारों वर्ष पहले भारत में इसकी खोज हो चुकी है। रेखा गणित का कोई मुकाबला नहीं है विश्व में, ज्योतिष का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो युवा हमारी संस्कृत की इस वैज्ञानिकता को समझे, क्योंकि जो पर्यावरण तंत्र का बिगड़ा स्वरूप है वो संस्कृत के माध्यम से ही सही हो सकता है। जी बिल्कुल और कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे वापस ला सकती है। जी सर, वेदों और उपनिषदों के कौन से मूल संदेश आज के सामाजिक और पर्यावरण संकट में सबसे प्रासंगिक? वैदिक शिक्षाओं में सामाजिक शिक्षाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें यदि हम क्रमबद्ध करें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को, तो उसमें पहला आता है अहिंसा का भाव, और अहिंसा परमो धर्म, ये वैदिक संदेश है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वेदों की ओर लौटो का जो नारा है उसका मूल आधार यही समाज शिक्षा है। आज समाज में हिंसा की जो प्रवृत्ति है उससे सभी त्रस्त हैं, पशु भी त्रस्त हैं। तो जीव मात्र इस हिंसा भाव से त्रस्त है, दुखी है। हम यदि जीव सृष्टि का कल्याण देखना चाहते हैं, मनुष्य हो या पशु, किसी को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे। हिंसा का मतलब केवल जान लेना ही नहीं है, जी किसी का प्राण लेना ही हिंसा नहीं है, उससे दुखी करना, उससे मन से, ये सभी प्रकार की हिंसा त्याज्य है। हमारे वेदों में उसका निषेध किया गया है। एक मंत्र है, मानो महंत मुतमानो अर्भकम मोत मातरम, ये आह्वान किया गया है कि हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करें। दूसरी जो शिक्षा है वह उत्साह और पुरुषार्थ की है। जी हमारे ऋग्वेद में उत्साह इंद्र है, उत्साही वरुण है, जी उत्साही अग्नि है। इसका अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो पुरुषार्थ ही जीवन का सब कुछ है। जो योजनाएं बनती है वो पुरुषार्थ ही बनाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो ये उत्साह, एक श्लोक की पंक्ति याद आ रही है मुझे कि प्रायण ही नरेंद्र श्री स्वोत्साह है ही रही वो भुज्यते, कि जो राजलक्ष्मी है वो उत्साहवान लोग ही भोग सकते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तीसरी आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का मतलब स्वावलंबन से है। जी हम आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य देख रहे हैं। जी सर जहां पर स्वावलंबन है वहां प्रगति है, वहां उन्नति है। किंतु जहां परावलंबन है, परमुखापेक्षिता है, दूसरे के आश्रित होना है, वहां अधोगति है, नाश है। तो हमें स्वावलंबन को अपनाना होगा। ये वैदिक शिक्षा है स्वावलंबन की। यजुर्वेद में इसके लिए एक मंत्र है जो बाद में जाकर के भगवत गीता में भी आया है, उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव शत्रु आत्मना। जी सर हम स्वयं अपने मित्र हैं, हम स्वयं अपने शत्रु हैं। हम स्वयं से स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। बहुत बड़ा मंत्र है। अवसादग्रस्त होते हैं तो कारण हम ही हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता है, ये अगर हमने सीख ली, अपना ली, तो हम जो विकसित भारत है उसका प्रमुख आधार है आत्मनिर्भर भारत। जी चौथी शिक्षा है वो है निर्भयता, अर्थात ये जो भय है, हर जीव डरता है, लेकिन ये निर्भयता है वो पापों दुर्गुणों से आती है। तो पापों और दुर्गुणों को छोड़ना जरूरी है। जी यदि हम इसमें फंसे रहते हैं तो हम मनोबल हमारा क्षीण रहता है, हम मन से कमजोर रहते हैं। तो इसके लिए अथर्ववेद में एक बहुत अच्छा मंत्र है कि सर्वा आशा मम मित्रम भवतु। उसका एक मंत्र है कि अभयम मित्राद अभयम अमित्राद। तो ये इतना सुंदर श्रेष्ठ आह्वान विश्व की किसी भाषा में नहीं है जैसा वेदों में है। इतनी बढ़िया सामाजिक शिक्षाएं हैं, इन्हें अपनाने की जरूरत है। इसका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई सनातन धर्म कोई छाप नहीं लेगी कि सनातन धर्म की है। ये हर व्यक्ति के लिए है। सनातन सबके लिए है, धर्म तो एक ही है। जैसा अभी हाल ही योगी जी ने कहा है कि दुनिया में धर्म तो एक ही है और वो है सनातन। बाकी तो सब पंथ हैं, वो सब
एक पूजा पद्धतियां हैं, उपासना पद्धतियां हैं, लेकिन धर्म तो एक ही सनातन जो सबको आश्रय देता है, सबके फलने फूलने का चरागा है सनातन। जी तो आपने कहा कि सामाजिक शिक्षाएं वेदों की, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि उपनिषदों में जो ईशोवास्य उपनिषद का एक मंत्र है, जी तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करने का, इसकी बहुत परम आवश्यकता है। आज यूज एंड थ्रो, जगह जगह गांव गांव ढाणी ढाणी प्लास्टिक के गिलास हम पी करके फेंक देते हैं। उन प्लास्टिक गिलास वो 25 साल लगते हैं उसको मिट्टी में मिल करके सड़ने में। तो हम इसको समझें, ये नदी नालों को जाम करके यही तो आपदा ला रहे हैं। जी तो हमें इस यूज एंड थ्रो की कल्चर से बाहर आने के लिए ऋग्वेद, ये उपनिषदों का मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजितः मां घृतः कस्य धनम। तो ये धन के लालच में युवा पीढ़ी क्या क्या नहीं करती है, तो उनको युवा समय में, यौवन के समय में सतर्क और सावधान रहने के लिए संस्कृत के अलावा और कोई प्रेरित नहीं कर सकता है। जी। ये कालजयी हमारा श्लोक हैं, मंत्र हैं वेदों और उपनिषदों के, ये बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आप अपने विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों से कैसे जोड़ते हैं? जीवन मूल्य संस्कृत में हर श्लोक में विद्यमान है। मैंने, आपने मेरे लिए प्रश्न किया संदीप जी, तो मैं कहूँगा कि संस्कृत के किस पंक्ति में या किस श्लोक में जीवन मूल्य नहीं है। हर श्लोक जीवन मूल्य से संपन्न है, भरा हुआ है। मैंने तो बचपन में 6ठी क्लास में जब संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया तो एक श्लोक चला था कि अलस्य कुतो विद्या, विद्या से कुतो धनम, अधन से कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। यही से हमने प्रारंभ की अपनी यात्रा कि यदि हम आलस छोड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आलस्य है तो हमारा उत्थान हो ही नहीं सकता है। तो मूल्यों की बात आपने करी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं भगवत गीता का ऑनलाइन स्वाध्याय कराने का एक प्रण लिया है। मैं प्रत्येक रविवार, कुछ समय पहले शनिवार को हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। संस्कृत भारती के एक बैनर तले जी एक बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लिंक दे दी जाती है जूम पर। लेकिन अब चूंकि विश्वविद्यालय में आगमन हो चुका है, तो मैं प्रति शनिवार और प्रति रविवार 2 दिन हमने फिक्स किए थे। अब प्रत्येक रविवार को एक वीडियो बनाकर प्रेषित किया जा रहा है, उसमें गीता के 2 श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं। उसका हम स्वाध्याय, उसका संगीत, उसका दर्शन पक्ष, भगवान श्री कृष्ण का जो महान संदेश है, जी। विद्यार्थियों को कर्म का संदेश है कि हम कर्म करते हुए कैसे आगे बढ़े, निष्काम कर्म करते हुए कैसे स्वयं का, परिवार का और समाज का और राष्ट्र का भला कर सकें। ये जो बहुत मतलब बीज की तरह ये सूत्र भरे पड़े हैं गीता में, तो जीवन मूल्य ही है गीता में। मैं उसके लिए एक व्हाट्सएप के माध्यम से और जूम के माध्यम से ऑनलाइन पाठन करा रहा हूँ। बहुत लोग जुड़े हुए उसमें पढ़ते हैं, अप्रिशिएट करते हैं काफी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सर, गोविंद गुरु जी के जीवन और उनके संघर्षों से कौन सी प्रेरणा लेनी चाहिए? गोविंद गुरु जी हमारे इस क्षेत्र के आराध्य हैं। उन्होंने गिरी कंदराओं में रह करके अंग्रेजों से संघर्ष किया, लोहा लिया। आज उनके नाम से हमारा ये विश्वविद्यालय का नाम है। संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है हमारा श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, उसका भी नाम गोविंद गुरु है। तो गोविंद गुरु जी मानगढ़ के पुरोधा रहे हैं। उन्होंने सीमित संसाधनों में जी जैसे अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया, या यूं कहें कि महाराणा प्रताप की तरह उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष किया। किंतु आज के युग में उनकी कुछ प्रेरणाएं हैं जो इस 21वीं शताब्दी में यदि हमने नहीं अपनाई तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, हम उसी पुराने ढर्रे पर रहेंगे। गोविंद गुरु जी ने नियम बनाए हैं संप सभा में, भगत संप्रदाय का प्रवर्तन करते हुए उन्होंने नियम बनाए थे कि जनजाति युवक प्रतिदिन हर व्यक्ति स्नान करके सूरज को पानी चढ़ाएगा, मांस मदिरा का त्याग करेगा, दारू नहीं पिएगा। जी इस समय एवरेज 5 घटनाएं होती हैं एक्सीडेंट की, और शराब के कारण होती हैं अधिकांश घटनाएं। जी तो हम गोविंद गुरु जी के बताए मार्ग पर चल करके यदि उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो नशे से दूर रहना पड़ेगा। जी और जो उन्होंने धर्म ध्वजा लगाने का आह्वान किया था, ये कितना महान संकल्प था उनका। जी ईसाई मिशनरियों ने उस समय धर्मांतरण कराने की एक व्यापक योजनाएं चलाई थी। उन्होंने इसीलिए धूणी रमाने का वो प्रकल्प वहां प्रारंभ किया था मानगढ़ पर, जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है गोविंद गुरु जी की। तो एक तरह से ईसाई मिशनरियों के खिलाफ उनका उद्देश्य सार्थक पूर्ण रहा और हमारा क्षेत्र
बचा रहा। हालांकि कई जगह इन मिशनरियों ने घुसपैठ भी की है और हमारी जनजातियों के साथ धोखाधड़ी भी की है। वैसे जी। हमारे यहाँ का जो युवा है जनजाति है वो बहुत अ, भोले भाले और ईश्वर तुल्य है, बहुत अच्छे हैं, जी। उत्कृष्ट हैं। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ का हमारा जनजाति युवा बहुत अच्छा है, शांत है और प्रकृति की में रमा हुआ है। जी। तो मैं हमारे सभी क्षेत्रवासियों के लिए गोविंद गुरु जी द्वारा प्रवर्तित जो नियम है उन्हें अपनाने के लिए आह्वान करता हूँ कि उन्होंने जो नियम बनाए यदि हम उन्हें अपनाएंगे, नशा आदि से दूर रहेंगे। उन्होंने तो उस समय कहा था फिरंगियों के हाथ का खाना नहीं खाना, ऐसे नियम बनाए थे। हम धूणी में प्रति सप्ताह हवन नहीं कर सके, लेकिन उनकी बताई धर्म ध्वजा जरूर लगाएं, तभी हम सनातन जिसकी इस समय विश्व में आवश्यकता है धरती की रक्षा के लिए, वरना ये धरती प्रलय की ओर जा रही है। जी। ये इन ऋषि मुनियों ने, महंतों ने जो काम किया है तभी हम सुरक्षित रख पाएंगे। जी सर। स्किल पाठ्यक्रमों की बात चल रही थी, तो हमने यह निश्चित किया है कि हमारी जो यूजी का स्नातक का पाठ्यक्रम है उसमें एक स्किल कोर्स का सर्टिफिकेट लिए बिना वो डिग्री पूरी नहीं होगी। तो विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं कि जो स्किल की पूरी लिस्ट है उसमें से किसी भी एक स्किल का चयन करके आप उसका सर्टिफिकेट लें, तभी आप स्नातक शिक्षा पूरी कर पाएंगे। यही हमारे विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। ये स्किल ही हमारे लिए रोजगार का प्रमुख आधार बने। तो वैसे सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं हम, तो ये पहले जरूरी है, स्किल से पहले सॉफ्ट स्किल जरूरी है। ये जो सूक्ष्म कौशल हैं, इसमें सबसे पहला कौशल है लाइफ कॉपिंग स्किल, जो जीवन संघर्ष, जीवन से मुकाबला करने का हमें शिक्षण देता है। अवसाद में ये जो हमारा डोपामाइन हार्मोन है, ये हमारा एंडोर्फिन हार्मोन है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कार्टिसोल आदि हार्मोन है, वो यदि हमें ये संघर्ष कर कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें इस विषम समय में, इसके लिए हमें ये कौशल सीखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जीवन नीरस बन जाता है। दूसरा जो कौशल है वो सकारात्मक सोच का है, और इतनी भारतवर्ष की महान देन है संदीप जी, उसका नाम है हमारी ध्यान साधना, जिसने विश्व को सर्वाधिक लाभ दिया है। ध्यान साधना, मेडिटेशन कहते हैं, जिसका भारत में ही उद्भव हुआ है। ये हमारे योग से चला है, और इसमें ये मेडिटेशन सकारात्मक शक्तियों के लिए है, चारों ओर तमस है। नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए, हम आत्म विकास के लिए कैसे हम हमारी 72,000 नसों नाड़ियों में जो एक रक्त का प्रवाह है उसको कैसे ठीक करें, उस प्रवाह को कैसे चुस्त दुरुस्त करें। जी। तो इसके लिए ध्यान भारतवर्ष की एक महान साधना है। मैं संक्षेप में कहूँ तो ध्यान क्या है, तो मंत्र, श्वास और मन, मंत्र, श्वास और मन का नियंत्रण। हम जब किसी मंत्र का नियम पूर्वक श्वास की 3 श्वास, प्रश्वास, निश्वास, और श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, इस दरमियान हमारा ध्यान हमारे शरीर के उन 6 केंद्रों पर, जिसको ऋषियों ने षट चक्र कहा है, जी सर। वो असल में ग्लैंड्स हैं, वो असल में पावर पॉइंट्स हैं, जहाँ हार्मोन रिलीज होते हैं। यदि वहाँ पर ध्यान करते हैं तो वो हमारी आंतरिक ऊर्जा ऊपर उठती है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, और हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की शक्ति पैदा करती है। ये हमारा इसका विज्ञान है। तो सकारात्मक सोच उससे आती है, वरना चारों ओर नेगेटिविटी भरी होती है, और आज का युवा नेगेटिव विमर्श में जल्दी जकड़ जाता है। जी। सुनो सो की करो मन की, ये तब होगा जब हम हमारे ध्यान साधना के अनुसार ध्यान लगाएंगे, और आज्ञा चक्र में जाकर हमें पता चलेगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। सर, आज भक्ति का असली अर्थ क्या है, और हर व्यक्ति को धर्म अध्यात्म से क्या सीख लेनी चाहिए? आज के वातावरण में, भौतिक युग में, हम भक्ति की बात करें तो मैं सीधे कहूँगा कि अहम का विलय करना ही भक्ति है। ईगो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है इस समय। तो भगवान के सामने सरेंडर करना, नतमस्तक हो जाना, ये आज की परम आवश्यकता है। और हमारे शास्त्रों की जो भक्ति है वो तो बहुत बड़ी है, उसका तो बहुत गहन विश्लेषण है, उसको एक छोटे से इस पॉडकास्ट के सेशन में कह पाना संभव नहीं है। हम चाहेंगे कि आप, मेरे पास उसका अथाह साहित्य है, उसके लिए अलग से सत्र लें, आप तो कह पाएंगे दर्शकों को। नवदा भक्ति जो है, माता शबरी के साथ भगवान राम का जो संवाद हुआ था रामायण में, वो नवदा भक्ति इतनी विराट और विशद है। तो आगे बढ़ने के लिए कहते हैं नम्रता सभी गुणों की जननी है। तो नम्र होने के लिए सबसे पहले सरलता जरूरी है।
ईश्वर के सामने नतमस्तक होना आज के युग की परम आवश्यकता है। तभी हम हमारे अंदर आस्तिकता आती है। अंग्रेजी पढ़ा हुआ बालक ईश्वर को मानता ही नहीं है। यदि हम कहें कि दूसरे धर्मों में बच्चे धार्मिक शिक्षा ले लेते हैं क्योंकि उनको उनके धर्म ग्रंथ पढ़ा दिए जाते हैं, जी लेकिन सनातन धर्मावलंबी छात्र है वह ईश्वर की सत्ता को आसानी से नकार देता है 4 लाइन अंग्रेजी की पढ़ते ही। तो मैं ऐसा सब जगह नहीं होता होगा, किंतु अनुभव करते हैं कि भक्ति बहुत जरूरी है। ईश्वर के प्रति आस्तिक भाव रखना बहुत जरूरी है। वैसे आस्तिक शब्द का अर्थ वेदों में अस्तित्व को लेकर है। आप वेदों के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप आस्तिक हैं, वेदों में आपकी श्रद्धा नहीं तो आप नास्तिक हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। ईश्वर तत्व को माने, सब ईश्वर का ही खेला है। आप अपने जीवन से जुड़ा कोई ऐसा प्रेरणादायक अनुभव साझा करें जो हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन कर सके। मैं मेरी अपनी जो पाठ्यचर्या रही है, मेरे पढ़ने की, स्वयं पाठी छात्र रहा हूँ मैं अपने जीवन में। जी मुझे संस्कृत, खास करके ग्रामर की बात करता हूँ मैं। 1996 में जब मैं बीएड में मेरा सिलेक्शन हुआ था जोधपुर में, जी सर। तो मुझे लाभ हुआ था उस समय। तो मुझे छुट्टियों में वहाँ जाना पड़ता था, तो मुझे रात को बसों में नींद नहीं आती थी। तो मैं उस समय का सदुपयोग कैसे करूँ, तो मैंने उस समय वॉकमैन होती थी, तो वॉकमैन में मैं व्याकरण के अष्टाध्यायी के, सिद्धांत कौमुदी के, लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र गा करके मैं रिकॉर्ड कर लेता था कैसेट्स में, और फिर रात को फिर अपनी जर्नी में मैं उसे ईयरफोन लगाकर सुन करके वो पूरा पाठ्यक्रम व्याकरण का हो जाता और जोधपुर भी आ जाता। तो इस तरह से आते जाते कई बार तो मेरा व्याकरण इस तरह से हो गया। अन्यथा व्याकरण पढ़ने के लिए 10-12 वर्ष लगते हैं, काशी जाकर पढ़ते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्याकरण सीखने के लिए भी काशी जाना पड़ता है। मेरे लिए ये एक अंतः प्रेरणा थी कि मैं समय का सदुपयोग करके कैसे व्याकरण के सूत्र इस प्रकार पढ़ते हुए, और फिर नेट में यही व्याकरण मेरे काम आई। इसी व्याकरण से मैंने नेट किया स्वयं पाठी रहते हुए। ये ईश्वर की प्रेरणा है। इस अंतर प्रेरणा को मैं ईश्वर की प्रेरणा मानता हूँ, जो मेरे लिए मील का पत्थर बनी। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? संदीप जी, भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं युवाओं के लिए भोज प्रबंध के एक श्लोक के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पास साधन जरूरी हैं जीवन के लिए, सफलता के लिए, लाइफ के लिए, लेकिन साधनों से भी ज्यादा जरूरी सत्व है। सत्व जरूरी है। आज का युवा शॉर्टकट अपना रहा है। शॉर्टकट्स हमारा गलत है। हम एक साथ 2 डिग्रियां हासिल करना चाह रहे हैं। ये इस पर भी हमें चिंतन करना होगा कि हम जो मार्ग अपना रहे हैं वह सही है या नहीं। इसका हमें ही मूल्यांकन करना है। भोज प्रबंध का एक बहुत अच्छा श्लोक गा करके सुनाता हूँ। शिखरणी छंद है, बड़ा अच्छा, संगीत की दृष्टि से बहुत आदर्श कहा जाता है। विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जलनिधि, विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपय, तथाप्येकः रामः सकलमवधिद्राक्षसकुलम्, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। ये अंतिम पंक्ति कहती है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। उपकरणे न क्रिया सिद्धि कस्मिन् सत्वे, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति उपकरणे न। अर्थात क्रिया की सफलता, कार्य की सफलता उसके साधनों पर नहीं, सत्व पर जरूरी है। और इसमें दृष्टांत है भगवान राम के सामने लंका विजय का दुर्धर्ष लक्ष्य था, और कितने योजन दूर लंका, मार्ग भी नहीं था, समुद्र, अगाध गहरा समुद्र था, उसको पैदल तैर करके जाना था। और दुश्मन कौन था? दुर्धर, भयंकर, महान, ताकतवर रावण। और भगवान के पास साधनों के नाम पर क्या था? अप्रशिक्षित वानर सेना, जिनके पास कोई शस्त्र भी नहीं थे। लेकिन भगवान ने रावण को मार करके लंका को जीता। आप सोचें कैसे? उस सत्व के बल पर। इच्छा शक्ति चाहिए। यदि सत्व हो तो साधन हमारे कमजोर हो तो भी चलेगा। तो युवाओं के लिए ये श्लोक भोज प्रबंध का हमारे लिए मील का पत्थर है
कि हम साधना लगेगी, श्रम लगेगा, समय लगेगा, किंतु आप शॉर्टकट नहीं अपनाएं, सत्व पर चलें। यही भारत के हमारे वेदों का, उपनिषदों का परम ध्येय है, परम शिक्षा है। जी। आपको 3 शब्दों में अपने विचारों को परिभाषित करना हो तो वो कौन से होंगे? 3 शब्द कहने पर समय है, तो कहते हैं कि समय की पाबंदी। जो समय यदि हमने उपयोग कर लिया, पहला समय, दूसरा श्रम, और तीसरा लक्ष्य पर संधान। ये लक्ष्य बना रहे जी वो चिड़िया की आंख की तरह। जी तो हम ये 3 ध्यान में रखेंगे तो हम अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। छोटा सा जीवन है, भगवान का दिया हुआ, जी उसमें जो सपना देखा वो पूरा होगा अवश्य। सर आज आपकी छुट्टी है, उसके बाद भी हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप इस शो में पधारे, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, आपकी पूरी टीम का। गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में संस्कृताचार्य हूँ, किंतु अभी इस समय संप्रति मेरी प्रतिनियुक्ति गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में कुल सचिव के रूप में हुई है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आगे आपको मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आएँ जी बिल्कुल सर। और ऐसे अनेक नवाचारमय कार्यक्रमों में आप इसका ब्रॉडकास्टिंग करें और इसकी सुगंध समाज में फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी। दोस्तों, आज की इस विशेष बातचीत में प्रोफेसर राजेश जी जोशी, उप कुल सचिव जीजीटीयू से हमने जाना कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ कैरियर बनाना नहीं बल्कि जीवन मूल्यों और संस्कारों से जुड़ा भी है। संस्कृत और भारतीय संस्कृति की गहराई हमें अतीत से जोड़ती है और स्किल डेवलपमेंट हमें भविष्य की राह दिखाता है। राजेश जी के विचार युवाओं के लिए न सिर्फ मार्गदर्शन है बल्कि आत्मविश्वास और प्रेरणा का स्रोत भी है। जिसने शिक्षा और संस्कार दोनों को अपनाया वही जीवन में सच्चा सफल व्यक्ति कहलाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई प्रेरणादायक शख्सियत के साथ। तब के लिए आप सभी का धन्यवाद।